हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं घटनासार की। घटनासार में इससे पहले हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो था हमने वो देख रखा था वन लाइनर फॉर्म में। उसके बाद तो जितनी भी चाहे आपकी आर्थिकी हो, चाहे खेलकूद से, चाहे विज्ञान से, हमने वो भी मैक्सिमम 3 वीडियो में कर रखा है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद हम बात करें तो एक वीडियो आपकी जो कि जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक बात कर ले तो चर्चित स्थल हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल पहला। फिर उसके बाद बात करेंगे चर्चित व्यक्ति की, व्यक्ति हो जाएंगे आपके। फिर आपके हो जाएंगे चर्चित, ये तो स्थल हुई है, चर्चित व्यक्ति हो जाएंगे। फिर आपकी कुछ नियुक्तियां हो जा रही हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पर्सन को जो कि मतलब किसी एक चीज़ के लिए नियुक्त किया गया। तो हम इसमें नियुक्तियां देखेंगे, व्यक्ति देखेंगे, चर्चित स्थल देखेंगे। एक ही वीडियो में सारे आपके हो जाएंगे। फिर कुछ ऑपरेशन हुए हैं जो कि ऑपरेशन और अभियान होते हैं, वो हम इस वीडियो में एक में देख लेंगे। और इसी के साथ हम योजना और परियोजना के भी बारे में बात करेंगे, योजना और परियोजना के भी बारे में बात करेंगे। फिर कुछ आयोग, कुछ समितियां बनाई गई हैं, तो उस समिति को भी हम मोस्टली देख लेंगे। क्योंकि देखिए मेंस एग्जाम हमें लिखना है, तो मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से आयोग हो जाएंगे, कुछ योजना परियोजना हो जाती है, कुछ ऑपरेशंस हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आंसर राइटिंग में लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें मेंस के पर्पज से, इनफैक्ट प्री तो ठीक है कोई बात नहीं है, बट मेंस के पर्पज से हमें इसे रिवाइज कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चर्चित स्थल से, और इसके बाद हम कंटिन्यू मतलब एक एक करके देखते चले जाएंगे। और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चर्चित स्थल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चर्चित स्थल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है मोढेरा। कहाँ पे? नाम मोढेरा है। तो ये स्थल है आपका गुजरात का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में गुजरात के मोढेरा को 24x7 यानी 7 दिन और 24 घंटे बैटरी से ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन टाउन शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर यह प्रमाणित किया गया है। तो बात करें यदि मोढेरा की, तो मोढेरा जो मतलब गुजरात का जगह है, वहाँ पे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत यहाँ पे 24x7 यानी सातों डेज और 24 घंटे यहाँ पे बैटरी से ऊर्जा भंडारण की ऊर्जा भंडारण से भारत की पहले जो है वो 100% सौर ऊर्जा संचालित ये गांव बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित ये ग्रीन टाउन शहर यहाँ पे बन गया है। आगे बात करें तो सेकंड की, तो यहाँ पे दिया है आदि चंदलूर। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो हाल ही में यह मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण लौह युगीन पुरातात्विक स्थलों में से एक आदि चंदलूर या उसके आसपास किसी भी प्रकार के रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। किस सरकार ने? तो ये मद्रास सरकार ने। और यह स्थल भारत के सबसे बड़े लौह युगीन महापाषाणी कलश समाधान स्थलों में एक है, जो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में थामीर बरानी नदी के तट पर ये स्थित है। अगले स्थल की बात कर ले तो यहाँ पे दिया गया आपका पंजाब। तो देख लेते हैं, पंजाब में 3 ऐतिहासिक सिख स्थल यानी अमृतसर बॉल्ड सिटी और तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को दिसंबर 2025 में राज्य सरकार द्वारा पवित्र शहर का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जो है वो 21 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। और पवित्र घोषित किए गए जो शहर है, इनमें मांस, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी पूर्व प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करें यदि अगले शहर की, तो या अगले स्थल की, तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है वो 974 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की रेत में हाल ही में रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेस के विशाल भंडार की खोज हुई है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। इस खोज से भारत को अब स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नति तकनीकी में आत्मनिर्भर बनने और चीन पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। बात करें दूसरे स्थल की, तो यहाँ दिया गया है तुर्की यानी टर्की। तो तुर्की के दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों पर हाल ही में देश के पुरातात्विक खोजों में 11,000 वर्ष पुराने नवपाषाणकालीन जीवन के अवशेष मिले हैं, जो गोबेकली टेपे और फेरहान टेपे जैसे स्थलों पर केंद्रित है। पुरातत्वविदों को यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी जो संरचनाएं होती हैं वो मिली है, और उस समय के लोगों की जो उन्नत इंजीनियरिंग थी वो, और सामाजिक संगठन को भी ये दर्शाती है। यहाँ से 11,000 वर्ष पुराने जो एक महिला के अस्थि अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। बात करिए यदि अगले स्थल की, तो गोवा देखते हैं। तो दक्षिणी गोवा के श्री संथाल गोकर्ण जीवत्तम मठ में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची जो कि 77 फीट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 28 नवंबर 2025 को किया है। इस प्रतिमा का निर्माण भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार, जिनका हाल ही में निधन यानी 100 वर्ष में निधन हो गया, राम सुतार, उनको दिया गया था। और इनका जो है ना 100 वर्ष में, मतलब 100 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मुंबई से बिलोंग करते, और इनको मतलब कि महाराष्ट्र द्वारा भी इनको सम्मान दिया गया है। तो ये हो जाएगा इनका। अगले हम अवार्ड स्थल की बात करें तो कुशावती गोवा की बात करें तो ये गोवा राज्य में प्रस्तावित तीसरे जिले का नाम कुशावती होगा, और यह नाम इनके इलाके से बहने वाली जो नदी है उसके नाम पर रखा जाएगा। अभी तटीय राज्य में 2 जिले हैं जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा हैं, और नए जिले में 4 तालुका धार, बंदोरा,
क्यूपेम और संगवेम और कैनाकोना शामिल होंगे, जो अभी साउथ गोवा का हिस्सा है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि नए जिले के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने तक यह सभी प्रशासनिक काम साउथ गोवा जिले में ही चलाए जाएंगे। बात करें अगले स्थल की, तो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, जो कि इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में लगभग 12,000 वर्षों के बाद यहाँ पे विस्फोट हुआ है। और यहाँ का जो धुआं है उसका विशाल गुब्बार जो है वो समुद्र तल से 14 किलोमीटर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया है, जो तेजी से ऊपरी हवाओं यानी जेट स्ट्रीम के कारण रात का विशाल जो बादल है लाल सागर और अरब सागर को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंच गए और वहाँ से आगे चीन की ओर ये निकल गया है। यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो कि 12,000 वर्ष के बाद ये फटा था। बात करें अगले स्थल की, तो आर्कटिक द्वीप पर स्पिट्सबर्गेन, तो देख लेते हैं। स्वालबार्ड द्वीप समूह में के आर्कटिक द्वीप, जो कि स्पिट्सबर्गेन पर हुई हाल ही में एक नई खोज, जो कि 30,000 से अधिक जीवाश्म मिले हैं। इस जीवाश्मों से पता चलता है कि यहाँ यह जगह डायनासोर के समय के सबसे पुराने समुद्री सरीसृपों का घर था। प्राप्त जीवाश्मों में दांत, हड्डियां, जीवाश्म मल शामिल है और जीवाश्म करीब 24.9 करोड़ यानी 249 मिलियन वर्ष पुराने हैं और साक्ष्य प्रदान करते ही उस समय यहाँ समुद्री सरीसृपों, भजरों, हड्डीदार मछलियों और शार्क जैसी कई किस्मों के जीव भी यहाँ पे रहते हैं। और यह खोज स्टॉकहोम के स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और ओस्लो यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के स्कैंडिनेवियाई पैलियोंटोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने किया था। अगले स्थल की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया। तमिलनाडु की वैगई नदी, जो कि साउथ की, सेकेंड यहाँ पे मैप, वेट वेट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया की मैप बनाते हैं। देखिए पहले तो 2 भाग में हम इंडिया को बांटेंगे, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो यदि बात करें तो तमिलनाडु की वैगई नदी के किनारे किचड़ी में पुरातात्विक खुदाई में ईंट की संरचनाएं नारे अभी वो सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लें कि वैगई नदी जो होती है ये तमिलनाडु यहाँ पे आपका स्थित है, यहाँ पे केरला हो जाएगा, तो यहाँ पे वैगई नदी बहती है। ठीक है, यदि बोलेगा दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो यहीं पे आपकी वैगई नदी हो जाएगी, यहाँ पे है। और पूर्णतः ये वैगई नदी जो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरीके से हम वैगई नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया कि तमिलनाडु की वैगई नदी के किनारे स्थित खिचड़ी में पुरातात्विक खुदाई में ईंट की संरचनाएं, नरे, फर्श और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो संगम साहित्य में बड़े शहरी जीवन की झलक को दिखाते हैं। और हाल ही में यहाँ पे इस अध्ययन में ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड और ल्यूमिनेसेंस रेटिंग का उपयोग करते हुए पता चला है कि लगभग 1155 साल पहले भीषण बाढ़ की वजह से इस बस्ती के हिस्से जो होंगे वो सारे के सारे दफन हो गए थे। और मिट्टी की परतों के विश्लेषण से पता चलता है कि पहले उच्च ऊर्जा वाली बाढ़ आई और उसके बाद शांत जमाव हुआ था यहाँ पे, जिससे प्राचीन शहरी बस्तियां, जलवायु परिवर्तन और नदी की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पे मिली है। पुरातत्वविदों को खिचड़ी का इतिहास समझने और भविष्य की खुदाई की योजना बनाने में भी मदद मिल गई है। और कुछ मतलब पॉइंट है, तो दिया गया यहाँ पे कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, तो सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित याकटेन गांव को नोमैड सिक्किम पहल के तहत आधिकारिक रूप से 14 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू या खानबादोश गांव यानी नोमैड विलेज घोषित किया है। नोमैड सिक्किम पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना है। इस पहल के तहत गाँव को उच्च गति वाईफाई, पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना भी है। बात करिए यदि अगले स्थल की, तो मिजोरम है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हाल ही में मिजोरम में लुंगफुई से पुई के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है। राज्य के वांगचिया में स्थित कोछुआ रुपुई के बाद यह राज्य दूसरा महापाषाणी मतलब मेगालिथ युग का स्थल है, जिसे ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया है। बात करें अगले स्थल की, तो तोपरा कला, इसमें देखते हैं हम हरियाणा के तोपरा कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों का प्रमाण प्राप्त हुए। यह काल भारत में सिंधु सभ्यता यानी कांस्य युग यानी 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में से लौह युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में संक्रमण कारक को यह दर्शाता है। तोपरा कला गाँव जो होता है वो दिल्ली तोपरा अशोक स्तंभ का मूल स्थल है, जिस पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख अंकित हैं और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे राष्ट्रीय राजधानी स्थानांतरित किया गया था। और यह प्राचीन बौद्ध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम और हेनसॉन्ग द्वारा प्रलिखित किया गया है, जो मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व में इसे महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। और चित्तित मृदभांड जो होते हैं, मुहर लगे हुए मृदभांड, ढली हुई ईंटें, मनके तथा ब्लैक एंड रेड वेयर जैसे विभिन्न प्रकार के मृदभांड जो उत्तर भारत के उत्तरकांश युग और प्रारंभिक लौह युग की सांस्कृतिक अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। 4 से 5 मीटर की गहराई पर दीवारें, चबूतरे, दूसरे घेरे संरचनात्मक अवशेष मिले और गुंबद नुमा संरचना भी यहाँ पे मिली है। तो ये रहे हमारे सारे चर्चित स्थल। अब बात करेंगे चर्चित व्यक्ति की।
चलिए देखते हैं चर्चित व्यक्ति की। तो चर्चित व्यक्ति में सबसे पहला हम देखेंगे खालिदा जिया का। तो ये है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, जो कि खालिदा जिया। इनका 80 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 2025 को ढाका में निधन हो गया है। और बीएनपी पार्टी की खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार यानी 1991 से लेकर 96 तक और 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री रही है। और इनका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के दिनाजपुर बंगाल में हुआ था। तो ये हो गया पहला। अब हम दूसरे की बात करेंगे, साई जाधव जो कि भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA देहरादून से साई जाधव ट्रेनिंग पूरी करने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है। और IMA के 93 वर्ष के इतिहास में ग्रेजुएट होने वाली साई पहली महिला है। और उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया है। यह उपलब्धि शाही ने 13 दिसंबर 2025 को अर्जित की है। इन्हें प्रादेशिक सेना के 130 टीए बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया है। उन्हें पुरुष कैडेट्स की तरह कड़े प्रशिक्षण, अनुशासन और मूल्यांकन मानकों से गुजरना पड़ा है। साई जाधव। अगली कौन है? तो नील मोहन जो गेट टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूबर CEO नील मोहन को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है। किसे चुना है? तो नील मोहन को। और यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, और जो नवाचार, सहानुभूति और दूरदर्शी नेतृत्व की बड़ी पहचान मानी जा रही है। और भारत में प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद स्टैनफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर MBA और अर्जे मिलर स्कॉलर सम्मान हासिल करने वाले मोहन ने तकनीकी डिज़ाइन और नेतृत्व में मजबूत आधार बनाया है। और उन्होंने अपना करियर जो है वो एसेंचुएर से शुरू किया है। 2025 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब TV क्रिएटर्स की कमाई, मॉडल और कंटेंट मॉडरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाए हैं। 2023 में CEO बनने के बाद भी वैश्विक मीडिया टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में यूट्यूब का नेतृत्व कर रहे हैं। अगले व्यक्ति की बात करें तो जेम्स वॉटसन इनमें है। ये DNA के सह खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और उन्होंने 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना खोजी थी। इन्हें क्रिक और विल्किंस के साथ 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेम्स और वॉटसन का जन्म जो है वो 6 अप्रैल 1928 को शिकागो में अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन यानी 1965 और द डबल हेलिक्स 1968 सर्वाधिक बिकने वाली प्रसिद्ध पुस्तक शीर्षक में पुस्तक इसके बारे में इन्हें चर्चा की थी। किसने? तो जेम्स वॉटसन ने। अगले की बात करें तो थोटा थरानी भारत के दिग्गज कलाकार और प्रोडक्शन डिजाइनर थोटा थरानी को नवंबर 2025 में फ्रांस के प्रतिष्ठित सेवेलियर DL ऑर्डर डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले की बात करें तो शिवराज सिंह पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और 12 अक्टूबर 1935 को जन्मे पाटिल ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत लातूर, जो कि नगर पालिका परिषद के प्रमुख क्षेत्र के रूप में की थी। और बाद में विधायक बनकर क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पहचान बनाई इन्होंने। और वे लातूर लोकसभा सीट से 7 बार चुने गए थे। पाटिल ने 1991 से 96 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2004 से लेकर 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे हैं। और 2010 से 2015 तक पंजाब के राज्यपाल के रूप में और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्यरत रहे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। कौन? तो शिवराज सिंह पाटिल। अगले की बात करें तो कीर्ति सुरेश इनको नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और उनका उद्देश्य बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। और नवंबर 2025 में की गई इस घोषणा के तहत वे कमजोर और जरूरतमंद बच्चों के लिए जन भागीदारी की प्रेरणा करेंगे। अगला रवीना टंडन बहुत ही बड़ी अभिनेत्री है। और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है। यह सम्मान उन्होंने लंबे समय तक चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा, ह्यूमन एजुकेशन के समर्थन, वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों और सभी जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और विभिन्न अभियानों, व्यक्तिगत पहलों और जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से रवीना टंडन भारत में पशु कल्याण की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरी है। बात करें अगले व्यक्ति की तो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की। तो 24 नवंबर 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। और वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में
फिल्मों में काम किया है और भारत सरकार द्वारा 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्मी की शुरुआत मतलब फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इनकी आखिरी फिल्म श्री राम राघवन निर्देशित वॉर ड्रामा 21 है, जो धर्मेंद्र की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म देखी जा रही है। और यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज भी हुई थी और 2004 से 9 तक इन्होंने वह राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का जन्म जो है वो 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। और अगले की बात करें तो अगले व्यक्ति की अश रानी, तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार और वह चरित्र अभिनेता अश रानी का 84 वर्ष की अवस्था में 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। इन्होंने अपने 5 दशक के फिल्मी करियर में 350 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। 350 से भी अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अगली बात करें अगले व्यक्ति की तो डिकी बर्ड जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की अवस्था में 22 सितंबर 2025 को निधन हो गया। उन्होंने 66 टेस्ट मैचों व 3 विश्व कप फाइनल और 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अंपायरिंग की है। अगले व्यक्ति की बात करें तो आपका है मूर्तिकृत रामवंजी सुतार, जो कि सुतार हम लोग नॉर्मली सुतार नाम से जानते हैं। तो राम सुतार जो कि देश के प्रतिष्ठित और अनुभवी मूर्तिकार रामवंशी सुतार का 100 वर्ष की अवस्था में 18 दिसंबर 2025 को इनका निधन हो गया। इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति बनाने के लिए देश विदेश में सम्मानित किया गया है। और भारत सहित दुनिया के लगभग 500 शहरों में राम सुतार द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। और वर्ष 1925 में महाराष्ट्र के धुले जिले में जन्मे सुतार मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से गोल्ड मेडलिस्ट थे। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2025 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगले की बात करें विनोद कुमार शुक्ल अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल 88 वर्ष की अवस्था में 23 दिसंबर 2025 को इनका निधन हो गया। हाल ही में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था, जो कि पेड़ पर कमरा दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज और वह आदमी चला गया, नया गर्भ कोट पहनकर जैसी कालजयी रचनाओं के रचनाकार विनोद कुमार का जन्म जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था। ज्ञानपीठ से पहले साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, रघुवीर शाह स्मृति सम्मान जैसे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति की बात करें तो रवि डीसी मलयालम प्रकाशन डीसी ब्रुक्स के प्रबंधन निदेशक को 4 दिसंबर 2025 को भारत और फ्रांस के बीच साहित्य अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सेवेलियर डील आड्रे डेस आर्ट्स एट लेड्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगले की बात करें तो वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, जो महाराष्ट्र के 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी के वल्लभ राम सालीग्राम सांगवेद विद्यालय में 50 दिन में दंडक्रम पारायण कर अद्भुत उपलब्धि अर्जित की है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत की तारीफ की और कहा कि उनकी सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है, जो कि दुनिया में अभी तक 2 ही बार दंडक्रम का पारायण हुआ है। और इससे पूर्व 200 साल पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव के दंडक्रम पारायण किया था। और श्रृंगेरी मठ के अनुसार देवव्रत ने 2 अक्टूबर को पारायण शुरू किया और बीते 29 नवंबर 2025 को इसकी पूर्णाहुति हुई थी। इससे काशी के कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का समर्थन मिला था। और पूर्णाहुति के बाद श्रृंगेरी शंकराचार्य ने सम्मान स्वरूप देवव्रत को सोने का कंगन और 1116 रुपये भी प्रदान किए गए थे। बात करें अगले व्यक्ति की तो कार्लो एक्यूटिस जो कि पोप लियो 14वें ने 14 सितंबर 2025 को कार्लो एक्यूटिस को कैथोलिक चर्च का पहला शताब्दी संत घोषित किया है। कार्लो जिनका जन्म 2006 में ल्यूकोमिया से निधन हो गया था, जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपनी आस्था को फैलाने के लिए गॉड इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है। अगला कार्लो के साथ ही एक अन्य पियर जियोर्जिया फ्रांसिटी, जो कि इटली के नामक युवा को इस अवसर पर संत घोषित किया गया है। बात करें अगले व्यक्ति की तो तेजस्वी मनोज जो कि भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। 17 वर्षीय तेजस्वी बुद्धो को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद करने में काम आई थी। टेक्सास के फ्रिस्को
कि तेजस्वी को उनके नवाचार फील्ड सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। टाइम ने कहा कि बुजुर्ग अमेरिकियों की को सुरक्षा की जरूरत है और तेजस्वी उन्हें स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुड़े हैं। अगले की बात करें तो कृषांगी मिश्रा। तो अगला, भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मिश्रा ने अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा जो कि 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है। नाम क्या था इनका? कृषांगी मिश्रा। कृषांगी ने 15 वर्ष की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू की और 18 वर्ष की उम्र में लॉ में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि भी धारण की है। बात करें आस्था पुनिया की, तो ये है आपकी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। अब वे मिग 29 के या नेवल राफेल जैसे फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकती है। इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमानों और हेलीकॉप्टरों की पायलट बन चुकी हैं। बात करें अगले व्यक्ति की, तो शिबू सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संस्थापक भी रहे हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, और इनका मृत्यु 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्हें देशों गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध, मतलब सोरेन झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ था। उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के आंदोलन में कई नेतृत्व किया है। और मुझे लगता है कि बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो सबसे मोस्टली अगर हाथ देखा जाए तो शिबू सोरेन का ही हुआ, मतलब बहुत ही इनका बड़ा रोल है बिहार झारखंड को बिहार से अलग करने में। अगला, और 2000 जो कि 2000 में सफल हुआ, तो 2000 में बिहार, अरे सॉरी, झारखंड अलग हुआ था बिहार से। 2005, 2008 और 2009 में 3 बार मुख्यमंत्री बने और राज्यपाल के सदस्य भी ये रहे हैं। अगले की बात करें तो गंगेटी जानवी जो कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पालकोल्लू की रहने वाली 22 वर्षीय जानवी गंगोटी ने जून 2025 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित जो कि इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है। जानवी की सफलता जो है वो स्टेम यानी विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित, यदि बात करें स्टेम की तो STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये फुल फॉर्म हो गया, क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। जानवी को नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया था और यह अमेरिका द्वारा निर्माणाधीन नवीनतम व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसके और ये पहला मिशन जो है 2029 में भेजा जाएगा, जिसमें जानवी संचालन दल के सदस्य के रूप में भी शामिल होंगी। तो इस तरीके से हमने व्यक्ति पढ़ा, स्थल पढ़ा। अब हम बात करेंगे नवीनतम नियुक्ति की कि कौन जैसे कि इस पद पर नियुक्त किया गया है। बात करें नवीनतम नियुक्ति की, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे विवेक चतुर्वेदी। तो इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस पद पर संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि विवेक जो है 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। अगले की बात करें तो अगला दिया है यहाँ पे उषा जानकी रमन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को श्रीमती उषा जानकी रमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। जानकी रमन को RBI में 3 दशक से अधिक समय का कार्य करने का अनुभव भी इन्हें प्राप्त है। कार्यकारी निदेशक के रूप में इनका प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण विभाग का नेतृत्व करना। अगले की बात करें तो चरणजीत सिंह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी चरणजीत सिंह जिनेवा स्थित निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले की बात करें तो जावेद अशरफ जो कि 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जावेद अशरफ को 2 वर्ष की कार्य अवधि के लिए नवंबर 2025 में भारत व्यापार संवर्धन यानी ITPO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2025 को अधिसूचना के माध्यम से इस नामांकन की पुष्टि भी की गई है। बात करें शेखा नासिर अल नौवैस का, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात के। शेखा नासिर अल नौवैस को नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनका 4 वर्षीय कार्यकाल जो है वो जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के 50 वर्ष के इतिहास में इनका नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बन गई है। शेखा नासिर अल नौवैस कहाँ की है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। अगले की बात करें तो संजय गर्ग ये कहाँ के हैं? तो केरल का है। 19
94 बैच के IAS अधिकारी संजय गर्ग ने 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और BIS के अध्यक्ष के रूप में गर्ग अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग यानी ICE के भारत के राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करेंगे। इन्हें 2 पद दिया गया है। अगले की बात करें तो विश्वजीत सहाय रक्षा वित्त और लोक प्रशासन में 3 दशकों के इससे अधिक के अनुभव के साथ भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1990 के बैच के अधिकारी विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को रक्षा महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। किस पद पे? तो रक्षा महालेखा नियंत्रक कौन है? तो विश्वजीत सहाय। अगले की बात करें तो अनंत गोयल का नवंबर 2025 में फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए RPG समूह के अनंत गोयनका को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर अनंत ने हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान भी लिया है। अगला खालिद एल इनानी तो मिस्र के खालिद एल इनानी को नवंबर 2025 में यूनेस्को का महानिदेशक निर्वाचित किया गया। 4 वर्ष का यह कार्यकाल उन्होंने 15 नवंबर को ग्रहण किया और डॉक्टर ईरानी यूनेस्को के 12वें महानिदेशक होंगे। अपर्णा गर्गे की बात की जाए तो ये है 1987 बैच की भारतीय रेल लेखा सेवा अधिकारी। अपर्णा गर्ग ने 1 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड की सदस्य वित्त का कार्यभार ग्रहण किया है और अपने करियर में इन्होंने भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुकी है। इन्होंने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में एडवांस मास्टर्स किया है। अगला राजकुमार गोयल तो 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। राजकुमार 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं जो पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय से न्याय विभाग के सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। बात करें अगले की तो शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के प्रबंधन निदेशक शैलेश चंद्र को दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस वैश्विक पद को ग्रहण करने वाले शैलेश पहले भारतीय संगीता बरुआ पिटरोटी वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने के लिए 14 दिसंबर 2025 को की गई थी और राजनीति और खोजी पत्रकारिता में लंबे अनुभव वाली संगीता बरुआ की नियुक्ति को मीडिया नेतृत्व में लंबे समय से चली आ रही लैंगिक बाधा को तोड़ने के रूप में देखा जा रहा है। बात करेंगे अगले व्यक्ति की सुरेश गोयल तो ये किस पद पर नियुक्त है? तो सुरेश गोयल को भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और गोयल ने इस पद पर अपना कार्यभार जो है 5 जनवरी 2026 को ग्रहण किए हैं। अगला बी साईराम जो कि कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है और इससे पूर्व साई राम जो है वो नॉर्दर्न कोल फील्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंधक भी थे। इन्होंने NIT रायपुर से खनन इंजीनियरिंग और ऊर्जा प्रबंधन के PGDM की डिग्री भी ले रखी थी। अगला तो ज्ञानेश कुमार तो बात करें भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नवंबर 2025 में 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी इंटरनेशनल IDA सहायक संस्थान का अध्यक्ष चुना है। इन्होंने 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में यह पदभार ग्रहण किया था। अगले पद की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू 9 दिसंबर 2025 को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था और इस पद पर मुर्मू का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगला जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल जो है 15 महीनों यानी 9 फरवरी 2027 तक का होगा। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश भूषण R गवई का स्थान लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को CIG के पद पर शपथ दिलाएंगे। अगले की बात करें तो शेखा नासिर अल नवाइस संयुक्त अरब अमीरात की UAE की शेखा नासिर अल नवाइस ने इतिहास रचते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूनियन नेशनल टूरिज्म का 50 वर्षों में पहली बार प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्पेन के सेगोविया में आयोजित 123वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में उनकी नियुक्ति की पुष्टि भी हुई है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। बात करें अगले व्यक्ति की तो ब्रजभूषण अग्रवाल श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन ब्रजभूषण का उद्योग व्यापार जगत के संगठन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC का अध्यक्ष अक्टूबर 2025 में चुना है। इन्होंने इस पद पर अभ्युदय जिंदल का स्थान लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज और स्टाफ
स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट रहे। वीरेंद्र वत्स ने विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन यानी नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। कब? तो 1 अक्टूबर 2025 को। 1 अक्टूबर 2025 को। अगला प्रवीर रंजन 1993 बैच के IPS अधिकारी प्रवीर रंजन को केंद्रीय सुरक्षा बल का महानिदेशक चुना गया है और 30 सितंबर 2025 को। इन्होंने इस पद पर राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 29 तक रहेगा। इनका कार्यकाल 29 तक। बात करें अगले व्यक्ति की, तो निर्मल कुमार पांडे। अगला अनोमेडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन निर्मल कुमार पांडे ने सत्र 2025-26 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर इन्होंने संजय नायर का भी स्थान लिया है। संजय नायर का स्थान लिया है। डॉन कार्टेज की बात करें तो डॉन कार्टेज अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ रहे। डॉन कार्टेज अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इन्होंने इस पद पर भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन का स्थान लिया है। अगले व्यक्ति TCA कल्याणी। तो TC कल्याणी ने 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सिविल सेवा लेखा यानी ICAS की 191 बैच के अधिकारी है ये और CAG के रूप में वह केंद्र सरकार के खातों का रखरखाव, वित्तीय विवरण तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी योगदान देंगे अपना। अगला डॉक्टर अभिजीत सेठ। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में डॉक्टर अभिजीत को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले सेठ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष के पद पर पदभार ग्रहण किए थे और इन्होंने डॉक्टर BN गंगाधर का स्थान लिया है। अगले की बात करें तो डॉक्टर मयंक शर्मा 1 अगस्त 2025 को भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1989 बैच के अधिकारी डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। अगले की बात करें तो आकाश त्रिपाठी अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया है। अगला श्रीनिवासन के स्वामी। तो अगस्त 2025 में श्रीनिवासन के स्वामी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनः चुना है। इससे पूर्व स्वामी 2004 से 2007 तक लगातार 3 कार्यकालों के लिए AAAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला इंद्रनील भट्टाचार्य अगस्त 2025 में RBI के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किए गए, जिन्होंने राजीव रंजन का स्थान लिया है। बात करें उर्जित पटेल की, तो ये RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 28 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर पटेल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पटेल IMF बोर्ड में भारत और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य देशों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करें अगले की, तो अनीश दयाल RPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल को 24 अगस्त 2025 को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह सीधे INS अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। अनीश मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगले की बात करें तो सबीर खान क्या है, विगत 3 दशकों से अमेरिका की दिग्गज बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक के शबीर खान अब इस कंपनी के नए मुख्य परिचालक यानी COO जुलाई 2025 में नियुक्त किए गए हैं और 58 वर्षीय शबीर खान ने इस पद पर जेब विलियम्स का स्थान लिया है। अगले की बात करें तो सोनाली मिश्रा तो भारतीय पुलिस सेवा के 1993 बैच के मध्य प्रदेश कैडेट की सोनाली मिश्रा रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड यानी RPF की महानिदेशक नियुक्त की गई है। इस पद पर मनोज यादव को 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं और उनका स्थान उन्होंने लिया है। RPF के महानिदेशक पद पर पहली महिला नियुक्त की गई है। तो कौन? सोनाली मिश्रा। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे ऑपरेशन है अभियान। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि पहले की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस खाली किसके बीच में हुआ है और किस लिए हुआ है, बस इतना जानकारी हमको रखना है। तो अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्सेस ने 2 से 3 जनवरी 2026 की रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक असाधारण सैन्य अभियान जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है वो निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस गिरफ्तार कर विमान से न्यूयॉर्क लाया गया और सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ड्रग तस्करी और नार्को आतंकवाद के आरोप उन पर तय किए गए थे। और वेनेजुएला में जारी इस राजनीतिक संकट के बीच वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है।
तो इसमें यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये किस लिए लगाया था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रति और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के प्रति। इन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। किस लिए गिरफ्तार किया गया था? तो ड्रग तस्करी, नार्को, आतंकवाद के आरोप उन पर तय किए गए थे। और जब वहाँ के राष्ट्रपति को हटाया गया तो वहाँ के उपराष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सौंपी गई है। तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जब मित्र शक्ति 2025, मित्र शक्ति 2025 किसके किस बीच में हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात याद रखनी है हमें कि मित्र शक्ति 2025 की बात की जाए या फिर मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। यानी कि हम ये ध्यान रखेंगे यदि हमारी इंडिया इस तरीके से है तो यहाँ पे श्रीलंका है, ये भाई मतलब पड़ोस पड़ोस भाई भाई होते हैं, तो ये दोनों भाई हैं, यानी कि तरीके से हमारे मित्र हो गए। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि ऑपरेशन यदि मित्र शक्ति की बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच में 10 से 23 सितंबर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का अनावरण किया गया था या फिर आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में। इस सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों तथा श्रीलंका की ओर से गजबा रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय जो कि 7 के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। अगला क्या है? तो अगला यहाँ पे दिया है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु किसके प्रति चलाया गया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है श्रीलंका में आयोजित चक्रवाती तूफान आया था दितवा, उसके लिए चलाया गया था। और तबाही में 300 से अधिक लोग मारे गए थे और 5 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित होने की आशंका यहाँ पे दर्ज की गई थी। और भारत की ओर से राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। यदि पूछने का ऑपरेशन सागर बंधु किसके प्रति चलाया गया तो ये भी श्रीलंका के प्रति चलाया गया था। ऑपरेशन के तहत 3 से 9 नवंबर 2025 के बीच में कार्य के वायुसेना के 4 C-17 ग्रुप मास्टर और IL-76 परिवहन विमानों का NDRF के जवानों और भारतीय सेना के इंजीनियरों से मदद भी ली गई थी। अब देखिए तो मालाबार 2025 इसके बीच में हुआ, तो ये आपका ऑपरेशन मालाबार 2025 जो है वो क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। यदि बात की जाए क्वाड देश की तो इसमें 4 देश शामिल है, भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और अमेरिका और यहाँ पे जापान। एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है, कौन सा? तो मालाबार 2025, जिसका आयोजन 10 से 18 नवंबर 2025 के बीच में उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप यदि बात करें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करना था, जिसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते दूसरा, तो पूर्वी प्रचंड प्रहार। अगला कौन सा? तो पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारत में पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 जो है वो त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो 11 से 15 नवंबर 2025 के बीच में मेचुका जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसमें सेना, वायुसेना, नौसेना यानी त्रिसेवा है, तो यहाँ पे तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और अभ्यास का मेन उद्देश्य क्या था? तो तीनों सेनाओं के बीच में युद्ध कौशल, तकनीकी उपयोग और संचालन समन्वय को बेहतर बनाना। अगले अभ्यास की बात करें तो ड्रोन कवच 2025 तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान के अंतर्गत स्पीयर कोर ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास जो है शुरू किया था। और इसमें अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध के लिए सेना की युद्ध तत्परता परीक्षण किया गया था और ड्रोन तकनीकों और ड्रोन रोधी प्रणालियों का सत्यापन भी किया गया था। इस अभ्यास में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो कि IIBP के जवानों ने हिस्सा लिया था। अगले यदि बात करें तो वायु समन्वय 2, तो इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र में अग्रिम क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास जो कि वायु समन्वय 2 का आयोजन भारतीय सेना और दक्षिणी कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ड्रोन और ड्रोन रोधी अभियानों के लिए सैद्धांतिक सिद्धांतों का विकास और परीक्षण करना। अगला क्या है? तो अजय वॉरियर 25 राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित फॉरेन ट्रेनिंग रोड में भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि अजय वॉरियर 25 आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध क्षमता, रणनीतिक समझ और सामरिक समन्वय को दिशा दी गई थी। इनमें दोनों देशों के 240 सैनिकों यानी भारत की ओर से सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी की 4थी लाइट ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था। बात करें अगले अभ्यास की, तो यहाँ पे दिया है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 25। तो ये हुआ था दिसंबर 2025 में भारत और मलेशिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास था। कौन सा? तो हरिमाऊ शक्ति 2025 और आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास को पारंपरिक अभियानों के अंतर संचालनीयता, समन्वय और सामरिक कौशल बढ़ाने के लिए केंद्रित किया गया था। अभ्यास में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट और रॉयल मलेशियन आर्मी की 25वीं बटालियन ने हिस्सा लिया था। अगले ऑपरेशन की बात की जाए तो ओशन स्काई 2025 बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास जो कि ओशन स्काई 2025 का आयोजन जो है वो अक्टूबर 2025 के बीच में
फर्नांडो एयरबेस यानी कैंडी द्वीप स्पेन में किया गया था। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाला जो भारत का पहला गैर नाटो देश बन गया, भारत जो है वो गैर नाटो देश बन गया पहला इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए। भारत की ओर से इसमें 96 सदस्यीय दल और 4 सुखोई यानी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया था। भारत के अतिरिक्त इस अभ्यास में अमेरिका, ग्रीस, पुर्तगाल और जैसे कई नाटो देशों ने हजारों सैनिकों ने हिस्सा इसमें लिया था। अगले अभ्यास की बात करें तो अभ्यास इन रोकन 2025 यानी आरोकिया 2025। इस अभ्यास में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में? तो भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है, और जो कि अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में रणनीतिक साझेदारी, आपसी समझ, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया था। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एक्वेरियन 2025 ये किसके बीच में हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन, और ये 14वां संस्करण है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि 14वां संस्करण है। किसके बीच में? तो भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन। देख लेते हैं आगे। आयोजन इसका केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। अभ्यास दोनों देशों के बीच में रक्षा साझेदारी, परिचालन तैयारी और शिक्षी सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास में भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल में के 45 सैनिकों ने, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के 45 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। बात करिए अगले की तो अभ्यास कोंकण 2025। अभ्यास कोंकण 2025 यदि कोंकण की बात की जाए तो ये भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास है, और भारत के पश्चिमी तट पर नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से INS विक्रांत और ब्रिटेन की ओर से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसमें हिस्सा लिया था। सैन्य अभ्यास का जो मेन उद्देश्य है वो दोनों देशों के बीच अंतर संचालन क्षमता और आपसी समझ को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, मतलब ये सब है। अभ्यास में नॉर्वे और जापान जैसे सहयोगी देशों के जहाजों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। बात करें अगले तो JMX 25 इसी के मतलब इसमें JAIMEX यानी JAIMEX इसी में छुपा है किन दो देश? तो ये हो जाएगा आपका इंडिया और जापान दो देशों के बीच में ये है। इंडिया और जापान के बीच में 9 सेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास है, जो कि 2 अक्टूबर 2025 में किया गया था। जापान के योकोसुवा में आयोजित किया गया था, जो कि सामरिक समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS सह्याद्री ने जापान की तरफ से वायुसेना के साथ हिस्सा लिया था। भारत की ओर से INS सह्याद्री ने जापानी नौसेना व वायुसेना के साथ इसमें हिस्सा लिया था। बात करें अगले अभ्यास की तो त्रिशूल 2025। भारत की तीनों सेनाओं यानी यहाँ पे त्रिशूल की बात की है तो त्रिशूल में देखिए TRR यानी तीनों सेनाओं इसमें भाग लेंगे। कौन कौन सी? तो थल, नभ और जल यानी जमीन पे भी, पानी में भी और आसमान में भी के बीच में ये नवंबर 2025 में गुजरात और राजस्थान में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास जो कि त्रिशूल 25 आयोजित किया गया था। इस सैन्य अभ्यास 20,000 सैनिक, राफेल, सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 90 टैंक और नौसेना के फ्रिगेट ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास संयुक्त युद्ध तत्परता बढ़ाने पर केंद्रित था। अगले अभ्यास की बात करें तो अभ्यास गरुड़ 25। फ्रांस के वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ भारतीय वायुसेना के वार्षिक संयुक्त अभ्यास जो कि गरुड़ का 8वां संस्करण था, फ्रांस के मोंट डे आर्सन एयरबेस पर जो कि नवंबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। यदि आयोजन की बात की जाए तो ये कहाँ की गई थी? फ्रांस के मोंट डे आर्सन एयरबेस पे आयोजित किया गया था। और भारत की ओर से सुखोई 30 MKI विमानों ने और फ्रांस की ओर से FASF के उन्नत लड़ाकू मल्टी रोल विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। बात करें अगले अभ्यास की तो ऑस्ट्रा हिंद इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ऑस्ट्रा हिंद तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का 4था संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया था ये, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, और भारतीय सेना की गोरखा राइफल के 120 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया था। अभ्यास का मेन उद्देश्य क्या था? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य संचालन क्षमता को विकसित करना। बात करें अगले अभ्यास की तो डेजर्ट साइक्लोन 2 भारतीय सेना और UAE की सेना के बीच में हुआ था, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये अबू धाबी UAE में डेजर्ट साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास किया गया था। कहाँ पे? तो अबू धाबी UAE में। अभ्यास में भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट बटालियन के 45 सदस्यीय दल और UAE लैंड फोर्सेस के 53 सैनिकों की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सेना और UAE लैंड फोर्सेस के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और दोनों के बीच में रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना था। यदि बात करें अगले अभ्यास की तो INSV कॉन्डिन ओमान के लिए रवाना। INSV कॉन्डिन ओमान के लिए रवाना हुआ है। तो नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज जो कि INSV कॉन्डिन 29 दिसंबर 2025 को अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ था। यदि बात करें कहाँ से, तो गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना किया गया था। अगला पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था।
यह जहाज लकड़ी के तख्तों को लोहे के कीलों से जोड़ने के लिए 50 नारियल के रेशों से सिलकर लगभग 150 साल से पुरानी स्टिच शिप तकनीकी से बनाया गया था। और ये बिना इंजन वाला कॉन्डी पूरी तरह हवा और पालों की सहायता से समुद्र में आगे बढ़ेगा। ये तकनीकी भारतीय नाविकों के प्राचीन पारंपरिक विधि पर आधारित भी किया गया है। कॉन्डी जो है वो लगभग 19.6 मीटर लंबा है, 6.5 मीटर चौड़ा है और 17 सदस्य इस पर सवार हो सकते हैं, जिसमें 4 अधिकारी और 13 नौसैनिक भी इसमें शामिल होंगे। 17 में मतलब 4 अधिकारी होंगे और 13 जो है वो नौसैनिक शामिल होंगे। जहाज की कमान कमांडर जो है ना वो विकास सिरोन जहाज की कमांडर, जबकि कमांडर वाई हेमंत कुमार इस अभियान के मुखिया होंगे। यात्रा भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ने वाले प्राचीन समुद्री मार्ग से होगी। और नौसेना के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है तो केवल नौवहन नहीं बल्कि भारत और ओमान के बीच में साझी समुद्री विरासत, सांस्कृतिक आदान प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। इसी में आगे तो कौंडिन्य अरब सागर पार करते हुए लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर मस्कट पहुंचेगा, यानी 1400 किलोमीटर दूरी इसको तय करना पड़ेगा कौंडिन्य जहाज को। समुद्री प्रदक्षिणा अगला, देश की तीनों सेनाओं की महिलाओं के दल ने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण का एक अभियान जो कि सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया था। और तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी इस अभियान में समुद्री प्रदक्षिणा नाम से दिया था, यानी इस अभियान को समुद्री प्रदक्षिणा नाम दिया गया। और इसके तहत स्वदेश निर्मित भारतीय सेना नौकायन IS IASP त्रिवेणी के नाम से विश्व भ्रमण पर निकल गई थी। अभियान में शामिल महिला चालक दल जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर है, अभियान की नेता है वो। और स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पीस राजू उप अभियान नेता है। और मेजर कमरजीत कौर, मेजर अमिता दलबे, कैप्टन प्राजक्ता निकय और कैप्टन दौली बुटेला, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड लीडर अरूबी जयदेव व स्क्वाड लीडर वैशाली भंडारी इसमें 10 महिला अधिकारी 10 फुट लंबी स्वदेश निर्मित नौकायन पर सवार होकर पूर्वी मार्ग पर लगभग 26,000 समुद्री मील की यात्रा कर अगले 9 महीने में ये कंप्लीट करेंगे। इस दौरान भूमध्य रेखा को ये 2 बार पार करेंगी। 3 प्रमुख केप लिटविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाएंगी और सभी प्रमुख महासागरों सहित कुछ सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों को भी पार ये करेंगे। और यात्रा के दौरान 4 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया और लिटेंटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली कनाडा और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का भी ये दौरा करेंगे। 9 माह की यात्रा के पश्चात मई 2026 में इस दल का मुंबई लौटने का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। बात करें अगले युद्धाभ्यास की तो युद्ध अभ्यास 2025 अमेरिकी और भारतीय सेना के बीच में अमेरिका के अलास्का में ये किया गया था। युद्ध अभ्यास का आयोजन और ये इसका संस्करण 21वां संस्करण है, आयोजन किया गया था। इस वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोनों सेनाओं के बीच में सहयोग और सामरिक दक्षता अंतर संचालन को मजबूत करना। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 11वीं एयरबेस डिवीजन के 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉब किट्स ने किया था। अगले अभ्यास की बात करें तो मैत्री 2025 भारतीय सेना और थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी के बीच में सितंबर 2025 में आयोजित हुआ था। और मेघालय के उमरोई के ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड पर आतंकवादी रोध अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। यदि बात करें कहाँ किया गया था तो ये मेघालय की उमरोई में किया गया था। अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन जो काउंटर इंटरजेसी जंगल युद्ध में व्यापक अनुभव रखती है तथा रॉयल थाई आर्मी की 14+14 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने इसमें हिस्सा लिया था। बात करें अगले अभ्यास की तो सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 भारतीय सेना की सूर्या कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 10 से 14 अगस्त 2025 के बीच में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में एक ड्रोन प्रतियोगिता जो कि सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका तो अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करते हुए रक्षा क्षेत्रों में नवाचार को मजबूत और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और भारतीय सेना की तकनीकी उन्नति की खोज के अनुरूप करना। अगले की बात करें तो स्नीनेक्स नाम से ही पता चला है कि भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच में ये किया गया था। स्नीनेक्स संस्करण कौन था तो 12वां संस्करण था। 2 चरणों में यानी बंदरगाह चरण 16 से 14 समुद्री चरण और ये बंदरगाह चरण था। और जो समुद्री चरण की बात करें तो 17 से 18 अगस्त 2025 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य क्या है तो समुद्री सहयोग को गहरा करना, आपसी विश्वास का निर्माण करना, दोनों सेनाओं के बीच में बहुआयामी समुद्री अभियान की सामरिक अंतर संचालितता को बढ़ावा देना। यदि देखिए सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि स्नीनेक्स किन 2 देशों के बीच में है। और लेकिन बात करें यदि उद्देश्य की तो हमने जितना भी इससे पहले उद्देश्य पढ़ा है सारे का उद्देश्य बस खाली एक ही कि 2 देश के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाए रखना और वहाँ के विश्वास का निर्माण, मतलब विश्वास को आपसी विश्वास को और बढ़ावा देना। तो इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव वर्ड रहेंगे सारे आपके उद्देश्य हो जाएंगे। बात करें यदि अगले
ऑपरेशन की, तो अचूक प्रहार 2025, अचूक प्रहार 2025। भारतीय सेना की स्पीयर कोर के पैदल सेना के जवान ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के साथ समन्वय में अरुणाचल प्रदेश के अगस्त 2025 के बीच में अभ्यास की अचूक प्रहार को किया था। इस अभ्यास में दोनों सुरक्षा बलों ने मिलकर कृत्रिम युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों में समन्वित अग्नि शक्ति अभ्यास किया था। अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और भारत तिब्बत पुलिस की परिचालन तैयारियों को संयुक्त सत्यापन करना है। बात करें अगले की, तो अभ्यास सिम्बैक्स, वो सिम्बैक्स था, ये सिम्बैक्स है। तो सिम्बैक्स श्रीलंका के साथ में, यदि सिम्बैक्स की बात करेगा तो ये सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच में देख लेते हैं। सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच में 2025 तक सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 32वां संस्करण आयोजित किया गया था। सैन्य जो है चांगी नेवल बेस सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में किया गया था। चांगी नेवल बेस सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में किया गया था। सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से शिवालिक श्रेणी का आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से शिवालिक श्रेणी का आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। बात करें अगले की, तो ब्राइट स्टार 2025, ब्राइट स्टार 2025। सितंबर 2025 तक विश्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भारतीय थल और जल और वायु सेना तीनों सेनाओं ने 700 से अधिक सैन्य कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के इस सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में 43 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 13 देशों ने अपने सैनिकों को भेजा और वहीं 30 देश पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में शामिल हुए थे। बात करें अगले की, तो यहाँ पे दिया गया है अगला अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये है भारत और सिंगापुर के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र के 14वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में किया गया था। उद्देश्य सेम होता है, दोनों देशों की सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था, वहीं सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42वीं रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से हमने जितने भी ऑपरेशन एंड अभ्यास थे हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, और इससे पहले हमने चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल भी कंप्लीट कर लिया था। और अब देखेंगे हम योजना परियोजना। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपको दिया गया है कि रिस्पॉन्ड बास्केट 2025, रिस्पॉन्ड बास्केट 2025। तो इसमें बस खाली हम इतना देखेंगे कि किसके थ्रू हुआ है, किसने किया है और किस संस्था द्वारा ये जारी किया गया था, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल का तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में बिठाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा गेसेस पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखिए हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी की है। यदि बात करें जारी किसने किया है, तो ये किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा ये जारी किया गया है। तो कौन सा है, तो रिस्पॉन्ड बास्केट 2025, जिसके अंतर्गत देश भर में विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य के अंतरिक्ष मिशन आवश्यकताओं के साथ जोड़ना, उन्नत वैज्ञानिक सोच सीधे राष्ट्रीय अंतरिक्ष लक्ष्यों के योगदान दे सके हैं, मतलब राष्ट्रीय योगदान देना। अगले की बात करें तो हैशटैग 23 पहल, हैशटैग 23 पहल। इसमें क्या है कि भारत में इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे यानी 23 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में हैशटैग फॉर 23 कैंपेन के साथ मनाया गया था। कब, तो 23 अक्टूबर को। इस दिवस के अवसर पर भारत में पहली नेशनल स्नो लेपर्ड सेंसस भी शुरू किया गया था। हैशटैग 23 पहल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये शुरू की गई थी। और भारत में स्नो लेपर्ड जो गणना है वो 2025 के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 718 स्नो लेपर्ड रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लद्दाख में 487 सॉरी 477 देश में सर्वाधिक है। और हिमालय प्रदेश की बात करें तो 51 और उत्तराखंड में 71 लेपर्ड पाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, मतलब ये 3rd नंबर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना किसके थ्रू किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया है। ये योजना भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और उस योजना का उद्देश्य क्या है, तो एमएसएमई परिस्थितियों तंत्र में समावेशिता बढ़ाना और हाशिए पर पड़े समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी मतलब समुदाय हैं या फिर मतलब SC ST के जो भी समुदाय हैं वो अगर ऋण में है, मतलब ऋण में जा चुके हैं, तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना। और योजना के तहत उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ऋण तक आसान पहुंचाना, कौशल विकसित करना और तकनीकी और प्रबंधन प्रशिक्षण तक बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना। इस योजना में मुख्यतः सरकारी खरीद पर 4% जो है वो अनिवार्य लक्ष्य के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को सरकारी निविदाओं में भाग लेने और जेम पर पंजीकरण करने का भी अवसर इनको दिया जाएगा। बात करें अगली योजना की, तो ज्ञान भारतम मिशन। तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित करने के लिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, आने वाले जो पीढ़ी है उनको संरक्षित रखने के लिए ज्ञान भारतम मिशन का मिशन शुरू किया गया था। और ये 2025-26 में बजट भाषण में किया गया है, यानी 2025 और 26 के बजट के भाषण में ये ज्ञान भारत मिशन का उल्लेख किया गया है, यानी इसकी बात की गई है।
इसका औपचारिकता शुभारंभ जो है वो सरकार ने सितंबर 2025 में किया था और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी जो देश की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित और डिजिटलीकरण कर विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। संग्रहालय के साथ-साथ मठों, मंदिरों, स्थलों को भी इस तरह मिशन में खोजा जाएगा, जहाँ ऐसी प्राचीन पांडुलिपियाँ प्राप्त होने की संभावना है। यानी कि ये ज्ञान भारतम मिशन इसलिए चलाया गया है, ताकि जितनी भी पुरानी की पुरानी पांडुलिपि है, वो मतलब कहाँ-कहाँ है, कैसे हैं, किस हालात में है, तो उसको एक मतलब एक जगह उसको संरक्षित करना, बस उसका मेन उद्देश्य यही है। और ज्ञान भारतम की एक यह मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका किया गया था। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति थीम पर केंद्रित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2025 को संबोधित किया था। इसने संबोधित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया है और इस अवसर पर ज्ञान भारतम पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ भी किया है। बात करें अगली योजना की, तो निवेशक दीदी 2 का शुभारंभ। निवेशक दीदी 2 का शुभारंभ तो देख लेते हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी IEPF है ने जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किसके अधीन है? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है और हैदराबाद के पटेल गुना पंचायत से अपने पहले प्रमुख कार्यक्रम जो कि निवेशक दीदी के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये आपका हैदराबाद से स्टार्ट किया गया। वन सेकेंड, हैदराबाद से ये स्टार्ट किया गया। हैदराबाद के पटेल गुना पंचायत से ये स्टार्ट किया गया है निवेशक दीदी। बोल देगा निवेशक दीदी का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके हैदराबाद से है। अगर हम महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा असाधारण मतलब कि अवधारणाओं पर आधारित है, ये महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ये महिलाओं पर ही आधारित है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता से सशक्त बनाना। मेन यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो वंचित महिलाएं हैं, जो मतलब किसी चीज़ को नहीं जान पाती हैं, तो वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता साक्षरता में सशक्त बनाना, वित्तीय साक्षरता में सशक्त बनाना, बस। और इसके तहत प्रशिक्षित महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने, धोखाधड़ी से बचाव, डिजिटल बैंकिंग उपकरणों के उपयोग करना, बचत, सुरक्षित निवेश की जानकारी इत्यादि देना भी इनको अनिवार्य हो गया है। अगला दूसरे चरण में कार्यक्रम जो है ये ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर विस्तारित किया जाएगा और यह पहल डिजिटल इंडिया और महिला नेतृत्व वाले विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। जिससे घर घर इसके बाद तो कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, बस थोड़ा सा ये जान लें कि सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ेगा और समुदाय आधारित वित्तीय लचीला पर विकसित होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ें पढ़ना अच्छा नहीं है। अगला प्रोजेक्ट आरोहण इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHI ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ साझेदारी में एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो कि प्रोजेक्ट आरोहण यदि पूछ देगा, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किससे है, ठीक है। आपको दे देगा कि ये एक मतलब कुछ भी ऐसे दे सकता है कि ये एक योजना है, ये एक ऑपरेशन है, ये एक मतलब चर्चित स्थल है, या फिर कुछ ऐसे करके मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको एलिमिनेट करने को देगा। ये आपका क्या है? तो ये एक योजना है। क्या है? तो ये एक योजना है। प्रोजेक्ट आरोहण किससे संबंधित है? तो ये छात्रवृत्ति मतलब बच्चों की छात्रवृत्ति से ये संबंधित है। बात कर लेते हैं आगे। तो जिसका इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो छात्रवृत्ति, मेंटरशिप और कौशल निर्माण पहल के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा का समर्थन करना। टोल प्लाजा लगते हैं, तो टोल प्लाजा में जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, टोल प्लाजा है मान लीजिए 1 2 3 ठीक है 1 2 3, तो ये टोल प्लाजा में जो यहाँ पे मतलब व्यक्ति रहते हैं, उनके बच्चों को, क्योंकि जनरली क्या होता है कि शिक्षा से वो लोग वंचित हो जाते हैं, तो उनको उच्च शिक्षा देने के लिए ये टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा का समर्थन देने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण जो है वो शुरू किया गया है। बात करें अगले की, तो योजना का क्रियान्वयन भारत केयर्स द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारत केयर्स द्वारा किया जाएगा, जो SMES इंडिया फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक पहल है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क पर टोल प्लाजा कर्मियों को कवर करेगी। और इसका पहला चरण जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक आयोजित होगा और छात्रवृत्ति के तहत 12,000 रुपये जो कि कक्षा 11 से स्नातक तक दिए जाएंगे और 50,000 रुपये वो स्नातकोत्तर छात्र को मिलेंगे। यानी कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी के जो बच्चे हैं यानी 10-11 से लेके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे दिए जाएंगे आपकी टोटल 12,000 रुपये। यदि बात करें वो पीजी में है या फिर कोई मतलब पीजी में है, तो उनको दिए जाएंगे टोटल 50,000 रुपये। इस तरीके से कर्मचारी जो है वहाँ पे टोल प्लाजा पे हैं, उनको उनके बच्चों को इतने रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो अगले की बात करें तो मिशन सुदर्शन चक्र देख लेते हैं। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल जो कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया था।
यह महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय मिशन भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीक से सुनिश्चित करेगा। किससे स्वदेशी तकनीक से सुरक्षित करेगा? जो रक्षा, सामरिक और संरचना संरक्षण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा की एक निर्णायक कदम भी हो रहा है। और मिशन सुदर्शन चक्र भारत का एक स्वदेशी आयरन डोम है। क्या है? तो मिशन सुदर्शन चक्र भारत का एक स्वदेशी आयरन डोम है, जो कि इजराइल या गोल्डन डोम अमेरिका जैसी वायु रक्षा प्रणाली है। इजराइल का है तो इजराइल का, ठीक है, और इसका अमेरिका का वायु रक्षा प्रणाली की तरह ये भी है। यह मिशन शोध आधारित होगा और पूरी तरह विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मेन तो विकसित होते खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करना, मेन इसका उद्देश्य यही है। और क्या कर सकता है? वो निगरानी कर सकता है, साइबर सुरक्षा से बचा सकता है, भौतिक सुरक्षा को एक भौतिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इसके कार्य हैं। तो क्योंकि उतना याद नहीं रखना, बस एक थ्रू हुआ था, किसने किया था, कहाँ पे किया था, किसके सहयोग से हुआ था, लाइक योजना परियोजना, बस इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिशन अगला देख लेते हैं। सॉरी, उसी में मिशन सुदर्शन चक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो उन्नत निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा ढांचा, भौतिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और एकीकृत खतरा प्रतिक्रिया नेटवर्क। डीआरडीओ ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अगस्त 2025 को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। बात करें अगले योजना की, तो बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना, जो कि मेरिटे देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अगस्त 2025 को 4200 करोड़ की बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना, जो कि मेरिट है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? तो 25, 26 और 29-30 तक देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता समानता सुशासन को सुदृढ़ करना, बस मेन इसका यही है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये योजना में 275 संस्थान होंगी, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज इसमें शामिल होंगे। इस योजना के तहत 2100 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक से मिलेगा। आगे मतलब इसका बस यही कार्य होगा कि मतलब इंजीनियरिंग प्रबंधन और अन्य विषयों के सहयोग को प्रोत्साहन देना, यही सिर्फ इसका कार्य। बाकी तो कार्य वगैरह तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग इस पर लिखनी नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव की। प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव की। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला देखेंगे, छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025। तो इसमें देखते हैं, बस इसमें टू द पॉइंट की बात करेंगे, लाइक कहाँ पे हुआ, किसने किया, कौन कौन से संस्था के सहयोग से किया गया है इनफैक्ट, और कौन सी मतलब कि मेले या फिर महोत्सव कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो उसका थोड़ा सा डेट भी हम रीड कर लेंगे। तो बात करें कि छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान महोत्सव की, तो ये नई दिल्ली में पूसा परिसर में भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के सहयोग से आयोजित किया गया था। बस सिर्फ इस पे इतना था। कहाँ पे किया गया था? ये नई दिल्ली में स्थित पूषा परिषद में किया गया था। बात करिए अगले की, तो यहाँ पे दिया है सुजलाम भारत विजन शिखर 2025। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने किया था। आयोजन कौन किया था? कौन सा मंत्रालय आयोजन किया था? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, सुदृढ़ीकरण, नई तकनीकों को जनमन तक पहुंचाना और सतत जल उपयोग, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी के साथ जल आंदोलन को व्यापक बनाना इसका मेन उद्देश्य है। बात करें अगले सम्मेलन की, तो दिया गया है यहाँ पे भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ यानी IASP सम्मेलन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये कौन सा सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन था, तो 46वां वार्षिक सम्मेलन था, जो कि 27 से 29 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये कोलकाता में राष्ट्रीय एटलस एवं विषयात मानचित्रण संगठन यानी नाटमो और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी ANSI के सहयोग से आयोजित किया गया था। यदि इसके थीम की बात की जाए तो लोक ग्रह समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक, ये इसकी थीम थी। अगला सम्मेलन में भारत की विशाल युवा आबादी का उपयोग जो है वो समावेशी और सतत विकास के लिए किया जा रहा है, मतलब किए जाने का विचार किया जा रहा है। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी
ऑफ पॉपुलेशन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यानी संस्थागत श्रेणी प्राप्त करने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। बस इसमें इतना ही कुछ था। अगला देखते हैं हम। तो अगला है आपका एशिया पैसिफिक सीरीज समिट 2025। एशिया पैसिफिक सीरीज समिट 2025 के बारे में। तो ये हुआ था एशिया पैसिफिक सीरीज समिट 2025 का आयोजन जो है वो एक्सपो सिटी जो कि दुबई में किया गया था। एक्सपो सिटी दुबई में किया गया था, जिसमें शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए, जो कि 15,000 से अधिक शहर नेता और नीति निर्माता और नव प्रवर्तक ने हिस्सा इसमें लिया था। हुआ कहाँ बता, तो ये दुबई में आयोजित हुआ था। बात करें अगले की, तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025। तो 11वें जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 2 अक्टूबर 2025 को यानी को किया गया था। कहाँ पे, तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया था। 30 से अधिक देशों ने 33,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। यदि इसके थीम की बात की जाए तो प्रभाव के नवाचार हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य, सॉरी इसका थीम है। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो टिकाऊ जलवायु कार्रवाई और नवाचार को बढ़ावा देना। बस ये इतना था इसमें। बात करिए यदि अगले की, तो 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 2026। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 2026 ये यदि इसकी बात की जाए तो कोची केरल के 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो का आयोजन प्रस्तावित हुआ था। कहाँ पे, तो कोची केरला में हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़े सीवी उद्योग आयोजकों में से एक माना जाता है। इसमें ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्वीडन ने प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। यदि बात करें अगले सम्मेलन की, तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 शायद ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि विज्ञान के ऊपर है, साइंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा ये हम और अच्छी तरीके से उसको देख लेते हैं, इसके थीम भी याद कर लेंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो इसका 11वां संस्करण हुआ है। कब हुआ है, तो 6 से 9 दिसंबर को हुआ है। ये डेट आप इग्नोर मार सकते हो, बट हाँ कहाँ क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 11वां संस्करण है। आयोजन इसका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और विदेश से 40,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। बात करिए यदि विषय की इसके या थीम की, तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी रूप से भारत की बढ़ती स्थिति को उजागर करना और भारत की विज्ञान संस्कृति को सुदृढ़ करना, जन भागीदारी का विस्तार करना और अनुसंधान, नवाचार एवं प्रतिभा विकास के में राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन ये भी करता है। बात करिए अगले सम्मेलन की, तो दिया है यहाँ पे WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, तो देख लेते हैं एक बार ये आयोजित कहाँ की गई थी, तो नई इंडिया के इंडिया मंडपम के में दूसरे WHO यानी सॉरी 1 सेकेंड फिर से यहाँ पर मतलब आयोजित कहाँ की गई थी, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में की गई थी। न्यू दिल्ली के दिल्ली मंडपम में यानी इंडिया मंडपम में इसका किया गया था। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली में की गई थी। और इसका पहला सम्मेलन 2023 में गुजरात में आयोजित हुआ था। यदि दूसरे की बात करें तो नई दिल्ली में पहला, गुजरात में आयोजित किया गया था। क्या है, तो भारत की पारंपरिक जो चिकित्सा में वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए 2025 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण और का विज्ञान और प्रथाएं, ये इसका थीम था। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के मंत्री, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ, पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर ने इसमें हिस्सा लिया था। और तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आखिरी दिन जो मतलब सम्मेलन का जो आखिरी दिन था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक आयुष मार्ग जारी किया, जो आयुष उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक बेंच मार्क का काम करेगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध औषधि पौधे जो कि अश्वगंधा, क्या था नाम उसका, तो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया था। किस पौधे पर, तो अश्वगंधा के पौधों पर। बात करें अगले की, तो ग्लोबल AI शो 2025। अच्छा, ये कहाँ किया गया था, तो UAE के अबू धाबी में किया गया था। ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन UAE के अबू धाबी में किया गया था। इसमें मतलब कौन कौन, इसके मेन उद्देश्य क्या थे, तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के प्रमुख उद्योग जगत की हस्तियों का एक मंच इसमें लाया गया था। यदि इसके थीम की बात की जाए तो इसका थीम था AI 2031 एक्सलेरेटिंग इंटेलिजेंस फीचर, ये इसकी थीम थी। बात करें अगला, तो यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किसका, तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र जो है वो दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला में संपन्न हुआ है। कहाँ पे, तो दिल्ली के लाल किला पे संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो यूनेस्को में राष्ट्रपति, राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा ने किया था, जो कि दुनिया भर से 60 से
60 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरों के नामांकन पर विचार किया गया था इसमें। और भारत की ओर से अमूर्त विरासत सूची के लिए दीपावली को नामांकित किया गया था। भारत की ओर से दीपावली पर्व को नामांकित किया गया था इसमें। और यूनेस्को के इस सत्र में 78 देशों के 67 तत्वों को मान्यता दी गई थी, 67 तत्वों को मान्यता दी गई थी। और यूनेस्को का 21वां सत्र 2026 में चीन में आयोजित होगा। यदि बात करें 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह आपका हुआ है, वन सेकेंड, एक सेकेंड, ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली के लाल किला पे हुआ है। यदि बात की जाए 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये चीन में प्रस्तावित किया गया है, चीन में प्रस्तावित किया गया है 2025 का, 2025 का, तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025, वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025। तो चीन के हाइकू में 10 से 22 दिसंबर 2025 को वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो चीन में किया गया था, चीन के हाइकू में। सम्मेलन में भारत, कंबोडिया, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया में कुल 12 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था इसमें। कहाँ कहाँ के, तो भारत के, कंबोडिया के, चीन के, मंगोलिया के और दक्षिण कोरिया के। और सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कांगड़ा की 17 वर्षीय छात्रा ईशा चौधरी ने किया था। बात की जाए भारत की, तो भारत का प्रतिनिधि किसने किया था, तो 17 वर्ष की है छात्रा, 17 वर्ष की स्टूडेंट्स है ईशा चौधरी ने किया था इसका। बात करें अगले की, तो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025, IUCN विश्व संरक्षण 2025। तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा 4 वर्ष में आयोजित होने वाली सबसे बड़ा ये वैश्विक संरक्षण कार्यक्रम है। 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और सबसे बड़ा वैश्विक संरक्षण कार्यक्रम है। बात की जाए परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना विषय पर आधारित 2025 का जो 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है, वो जैसे लचीले संरक्षण का विस्तार, जलवायु जोखिमों को कम करना, समानता को बढ़ावा देना और प्राकृतिक नकारात्मक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी एवं युवा सहभागिता के माध्यम से नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये इसकी 5 क्या थी, तो विषय थी। चलिए देखते हैं अगला। तो मिल मेडिकॉम 2025, मिल मेडिकॉम 2025, ये नई दिल्ली में मिल मेडिकॉम 2025 सैन्य सेटिंग के में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आयोजन भारतीय सेना के मार्गदर्शक में चिकित्सा सेवा महानिदेशक द्वारा किया गया था। अगले की बात करें तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025, 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025। देख लेते हैं, मुंबई में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। इस वर्ष के ओलंपियाड आयोजन का विषय क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम, क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम। और 60 से अधिक देशों के 300 विद्यार्थी और 160 मेंटरों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें 360 से अधिक देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 300 विद्यार्थी थे और 160 उनके मेंटर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। बात करें अगले की, तो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 देख लेते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मिड टेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो क्षेत्र में भारत की यात्रा और अवसर को प्रदर्शित करना था। और प्रदर्शनी में देश चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रजाति और नवोन्मेष को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित किया है। 500 से अधिक कंपनी ने इसमें उत्पाद और सेवाओं को अपने प्रदर्शित किया है, यानी रखा है सामने। अगले की बात करें तो स्थलरूढ़ विकासशील देशों का तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025। बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में 5 से 8 अगस्त 2025 तक स्थलरूढ़ विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में किया गया था। यदि इसके थीम की बात की जाए, विषय की बात की जाए, तो साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना, साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना, यानी कई लोग अगर साझेदारी करेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएगा, तो इसलिए प्रगति को आगे बढ़ाना। चलिए देख लेते हैं आगे। तो सम्मेलन में विभिन्न देशों नेताओं ने प्रतिवादियों के रूप में, प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिए थे और सतत विकास और बढ़ावा देने के लिए मजबूत सहयोग और नवीन नीति समाधानों पर इसमें चर्चा की गई थी। बस इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो वन सेकेंड, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, इसकी बात करें तो यहाँ पे दिया है क्षेत्रीय सांस्कृतिक सहयोग के ऐतिहासिक क्षण के रूप में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है वो 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। मैंने इसका मुद्दा क्या है कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। सिर्फ मेन पॉइंट इसका यही है। बात कर लेते हैं हम सप्तसुर की।
ये क्या है सप्तसुर। तो 7 राष्ट्र एक राग शीर्षक वाले इस विशेष आयोजन में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों में जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। सप्तसुर का मतलब 7 राष्ट्र एक राज्य में शीर्षक दिया गया था इसमें। और बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य की बात कौन कौन 7 सदस्य कौन कौन है, तो भारत हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इसके 7 सदस्य हैं। और महोत्सव संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक सामंजस्य साझी विरासत और ये सब कुछ नहीं है ऐसा। आगे देख लेते हैं। तो लास्ट में आयोजन की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2025 में थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में की थी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो मतलब परिकल्पना किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, अप्रैल 2025 में ही किया था और थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में ये की गई थी। अभी कौन सा है, तो ये आपका पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो 1 सेकेंड। अगला है आपका वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांग्रेस 2025। तो चीन के शंघाई में 26 से 28 के बीच में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, चीन के शंघाई में। और यह सम्मेलन वैश्विक तकनीकी विज्ञान और उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सबसे प्रभावशाली AI आयोजक है। यदि इसके विषय की बात की जाए तो AI युग में वैश्विक एकजुटता, AI युग में वैश्विक एकजुटता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जितने भी 1 सेकेंड, आई थिंक ये लास्ट पेज है। तो चलिए लास्ट पेज ये है, देख लेते हैं हम। मुझे लगा खत्म हो चुका है, तो आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 पॉइंट और है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025, सेमिकॉन इंडिया 2025 के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। देखिए यहाँ पे बात रखनी है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था सेमिकॉन इंडिया। ये और कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा यहाँ पे संस्करण किया गया था, यानी चौथे संस्करण के यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। सम्मेलन को भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन मंच माना जाता है। किसको, तो भारत को सबसे बड़ा। इसमें 33 देश और 50 प्लस वैश्विक और 350 प्रदर्शक और 50 से अधिक वक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। दैट्स ये पॉइंट एकदम ही मतलब खराब है। चलिए आगे देख लेते हैं। और सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं में एक इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस का गठन भी किया गया था। इसमें डीप टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए निजी पूंजी और विशेषज्ञताओं जुटाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की इसमें प्रतिबद्धता की गई है, $1 बिलियन। अगला देखें तो अगला देख लेते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली महोत्सव सम्मेलन 2025, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 2025। तो देख लेते हैं, श्रीलंका के कैंडी में भारत के सहायक उच्चायोग और पैराडेनिया विश्वविद्यालय की संयुक्त मेजबानी में 26 अगस्त 2025 को पाली अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में श्रीलंका, भारत सहित अन्य देशों के विद्वानों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो पाली भाषा का भविष्य। मुख्य विषय क्या था, तो इसका पाली भाषा का भविष्य, यानी उसकी थीम भी बोल सकते हैं। और इसमें थेरवाद परंपरा, पांडुलिपि अध्ययन और पाली के विकास पर भी चर्चा की गई थी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सम्मेलन, खेल और बात करें प्रमुख व्यक्ति की या फिर चर्चित स्थल की, इस इनफैक्ट जो भी योजना था, समिति थी, हमने एक वीडियो में सारा कंप्लीट कर लिया। ये 1 आवर्स का हो या फिर 1.5 आवर्स का हो, कम्प्लीटली हमें देख लेना है, क्योंकि ये 6 मंथ के पूरे इसमें कंप्लीट कराया गया है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का, साइंस प्रौद्योगिकी। बस खाली एक वीडियो में 10 पेज है, आपके कंप्लीट हो जाएंगे मैक्सिमम आधे से मतलब आधे घंटे में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप लोग के प्यार भरे सहयोग से हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।